तो आज की क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन की बात किया था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब सिंपल है, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, और डेविएट होने के इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब मैटर ये है कि कोई भी जो मीडियम होता है वो मीडियम क्या है और कितने तरीके का है। तो मीडियम कोई भी वो स्पेस जहां पर लाइट ट्रेवल कर रही है उसको हम लोग मीडियम बोलते हैं। ठीक, मीडियम आपका दो तरीके का हो सकता है। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है वो रेयरर मीडियम, और जिसमें लाइट की स्पीड कम है वो डेंसर मीडियम। तो सिंपल सी बात है, मीडियम दो तरीके का हो गया। सबसे पहला है बेटा रेयरर मीडियम, और दूसरा होता है डेंसर मीडियम। इसको एक्चुअली बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और इसको बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। रेयरर और डेंसर का सिंपल मतलब है, स्पीड ऑफ लाइट अगर ज्यादा है तो रेयरर, स्पीड ऑफ लाइट अगर कम है तो डेंसर। अगर हम लोग कंपेयर करें, मान लो एयर है, एयर के बारे में आपसे बात करें, एयर कौन सा किस तरह का मीडियम है, रेयरर है या डेंसर है? कैसे पता रेयरर है? कोई भी मीडियम रेयरर है या डेंसर है, इट इज मैटर ऑफ कंपैरिजन। बिना किसी दूसरे के साथ कंपेयर किए हम नहीं बता सकते कि ये रेयरर है। अगर मैं यही एयर के साथ वैक्यूम को ले लूं, तो अब वैक्यूम कैसा है? रेयरर। और एयर कैसा है? कहने का मतलब कोई एक मीडियम, कभी सेम मीडियम रेयरर भी हो सकता है, और किसी दूसरे के साथ कंपेयर करने पे वही सेम मीडियम डेंसर भी हो सकता है। कहने का मतलब अगर मैं एयर और वाटर को कंपेयर कर रहा हूं, एयर और वाटर, तो एयर आपका रेयरर मीडियम हो गया और वाटर आपका डेंसर हो गया। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें वाटर और ग्लास को, वाटर और ग्लास को अगर कंपेयर किया जाए तो वाटर कैसा हुआ? रेयरर, और ग्लास कैसा हुआ? डेंसर। वैक्यूम और एयर को ले तो मैं आपको बता ही चुका हूं, यानी कि वही वाटर एयर के साथ देखने पर डेंसर है और ग्लास के साथ देखने पर रेयरर है। कहने का मतलब कोई एक मीडियम एब्सोल्यूट रेयरर या एब्सोल्यूट डेंसर नहीं होता है। ये ऑप्टिकल डेंसिटी जो है ये एक रिलेटिव टर्म है। कोई मीडियम रेयरर या डेंसर हम तभी बता पाएंगे जब मिनिमम कितने मीडियम हो हमारे पास? दो। बिना कंपेयर किए हम नहीं बता सकते। क्लियर? सिंगल कोई एक मीडियम को हम नहीं बोल सकते कि ये रेयरर है या ये डेंसर है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, वैक्यूम के लिए हम भले बोल सकते हैं कि भाई अगर वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम इज एब्सोल्यूट रेयरर मीडियम। वैक्यूम के लिए केवल हम बोल सकते हैं कि भाई ये रेयरर मीडियम होता है। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो मीडियम इस हिसाब से दो टाइप का होता है। जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही, तो ये मान लो एक कोई प्लेन इंटरफेस है, इट इज अ प्लेन इंटरफेस विच सेपरेट्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम। ऊपर एयर है और नीचे मान लीजिए वाटर है। तो इसने, इस इंटरफेस ने क्या किया है, दो डिफरेंट टाइप के मीडियम्स को सेपरेट कर रखा है। एयर यहां पर रेयरर मीडियम है और वाटर यहां पर डेंसर मीडियम है। किसी भी इस तरीके का जो इंटरफेस होता है, उस इंटरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इस तरह की कोई भी लाइन जो होती है वो नॉर्मल कहलाती है। ये लाइट रे बेटा इंसिडेंट लाइट रे है, जिसको इस तरीके से जाना था, लेकिन क्योंकि ये रेयरर से डेंसर जा रही है, सो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ये एंगल आई होता है और ये वाला एंगल आर होता है। क्लियर है? ठीक, अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है, सो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ लाइट रे बेंड हो जाती है अगर वो रेयरर से डेंसर में जा रही है तो। ये बात समझ में आई भाई कि नहीं आई? रेयरर से डेंसर अगर लाइट रे जा रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक, लेकिन अगर हम लोग इसके जस्ट अपोजिट बात करें, मान लो
इस बार इधर की तरफ वाटर है जैसा पहले था और इधर की तरफ एयर है, तो अगेन है दिस इज रेयरर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम। फिर से ये लाइन नॉर्मल है, लेकिन इस बार जो लाइट रे आई है वो इधर से आई है। ठीक, इस बार लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो लाइट को बेटा जाना था ऐसे लाइक दिस, बट इट विल मूव लाइक दिस। इस बार ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल आई, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है एंगल आर। ठीक, देखो एंगल आई एंगल आर के बराबर होता था रिफ्लेक्शन में, लेकिन यहां पर आप खुद देख सकते हैं, यहां पर बोलो इन दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है? आई और आर में से आई बड़ा है। यहां पर दोनों में से कौन बड़ा है? आर बड़ा है। क्लियर? तो कहने का मतलब जब लाइट रे आपका डेंसर से रेयरर में जा रहा है, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से अवे बेंड होगा लाइट रे। कोई डाउट इसमें भाई किसी को? सिंपल चीज है, ये सब आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, उसमें कोई भी नई बात नहीं है। ठीक है, ये सब पुरानी चीजें हैं, ये सब पुराने कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको पता है अच्छे से। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो रिफ्रैक्शन के लॉज की अगर मैं बात करूं तो देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम है भाई? सबसे पहला नियम क्या होता है बताओ? इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड refracted ray all lies on same plane। यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीन के तीनों सेम प्लेन में होते हैं। प्लेन चेंज नहीं होगा। प्लेन का मतलब अगर लाइट रे ऐसे आई है तो वो ऐसे ही जाएगी, वो ऐसा नहीं हो सकता निकल के इधर की तरफ आ जाए या अंदर की तरफ चली जाए। जिस प्लेन में बात हो रही है लाइट रे उसी प्लेन में रहेगी। क्लियर? तो प्लेन सेम रहता है, यानी कि ये प्रोसेस 2D हुआ या 3D? 2D। ये 2D प्रोसेस है, 2 डायमेंशंस में काम चल रहा है। और बेटा दूसरा जो लॉ होता है उसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। साइन आई बाई साइन आर हमेशा कांस्टेंट होता है, विच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। 1 and 2 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। पहले वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में ये दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इतने में कोई डाउट हो भाई तो बताइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि अगर लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है, ठीक, एयर से ग्लास में जा रही है, तो स्नेल्स लॉ आप लिखोगे साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सेकंड मीडियम का। सेकंड मीडियम कौन है? ग्लास। सो इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। जिधर की तरफ लाइट रे जा रही है वो हम लोग राइट में लिखते हैं, जिधर से जा रही है उसको हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं। क्लियर? और ये जो 1 and 2 है बेटा, इसको हम लोग N2 बाई N1 भी लिख सकते हैं। सो साइन आई बाई साइन आर विच इज कॉन्स्टेंट इक्वल टू 1 and 2, दैट इज इक्वल टू N2 बाई N1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। यहां पर
अगर एयर से ग्लास में जा रही है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर होगा और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे होगा। इतने में कोई डाउट हो भाई तो बताओ। यही लाइट रे अगर मान लो ग्लास से वाटर में जा रही हो तो अब बताइए क्या लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सिंपल, क्लियर, ठीक। अब मैटर ये आया कि सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा टर्म है जो किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। इट इज अ फैक्टर which represents speed of light in any medium। किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो फैक्टर होता है उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो क्लास 10th में आपने पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n is equal to c by v, that is the ratio of speed of the light in vacuum। c का मतलब हुआ 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ द लाइट इन एनी मीडियम। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ द लाइट इन एनी मीडियम, इस रेशियो के बराबर होता है। ठीक, वैक्यूम में लाइट की स्पीड डिवाइडेड बाई मीडियम में लाइट की स्पीड। इसका मतलब सीधा सीधा एक और है, अगर किसी मीडियम में लाइट की स्पीड बढ़ेगी तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। एज सुन एज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विल बी डिक्रीज। या फिर किसी मीडियम में अगर लाइट की स्पीड कम हो रही है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। क्लियर है? ठीक। अब एक चीज और सोचो, अगर मैं इसी वाले फॉर्मूले को C by V वाले फॉर्मूले को यहां पर मैं यूज करता हूं तो ये क्या बनेगा, दैट इज साइन I अपॉन साइन R दैट इज इक्वल टू N2 by N1। अब सोचो N2 जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है उसको क्या लिख सकते हैं, C by V2, भाई C अपॉन V2 डिवाइडेड बाई C अपॉन V1। C से C कैंसिल हो जाएगा और इसी को हम लोग लिख सकते हैं V1 अपॉन V2। यानी कि स्नेल्स लॉ में एक फॉर्म और हमारे पास बढ़ गया, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन सेकेंड मीडियम। क्या ये बात समझ में आई? पक्की बात है। आप लोग में से कोई मुझे ये बताएगा कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर जाती है तो आखिर नॉर्मल की तरफ बेंड क्यों होती है? बेंड होती है ये तो सबको पता है। ठीक, नॉर्मल की तरफ ही क्यों बेंड होती है, यहां पर अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों नहीं हो गया? स्पीड से क्या फर्क पड़ा? स्पीड से डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है? स्पीड चेंज हो रही है तो सबको पता है। ठीक, क्लास 10 में यही चीज याद करा दी जाती है, रटा दी जाती है कि बिकॉज द स्पीड चेंजेस, रिफ्रैक्शन का कॉज यही है, स्पीड ऑफ द लाइट चेंजेस इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स। बट क्या होता है स्पीड चेंज होने से, उसको हम लोग बेटा यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। अगर मान लो लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो बोलो रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट V1 है और डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट V2 है। दोनों में से कौन बड़ा होगा भाई? V1 विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन V2। अब आप सोचो, अगर मैं साइन I बाई साइन R की बात कर रहा हूं जो कि होता है V1 अपॉन V2 के बराबर, अगर V1 बड़ा है और V2 छोटा है तो क्या ये रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा? अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है बेटा तो साइन I इज ग्रेटर देन साइन R। साइन I R के बराबर तब होगा जब एंगल I एंगल R के बराबर, मतलब ग्रेटर होगा। I एंगल विल बी ग्रेटर देन एंगल R। ये पॉइंट मैथमेटिकली समझ में आ रहा है। अब अगर एंगल I हमें एंगल R से बड़ा करना है तो चेक करो, उसका एक ही तरीका है।
अगर आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम सीधे ऐसे ले जाते तो बोलो आई और आर बराबर हो जाता, लेकिन हमें क्या करना था, बड़ा करना था एंगल आई को। एंगल आई को बड़ा करना है तो इस वाले एंगल को छोटा करना पड़ेगा, और ये एंगल छोटा होने का मतलब द लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, बट इन दिस सिचुएशन एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। कोई डाउट बोलो यार। तो लाइट रे जब रेयरर से डेंसर जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, दैट्स वाई मैथमेटिकली हम लोगों ने निकाला कि हमको एंगल आर को छोटा करना पड़ता है। और इसी का जस्ट अपोजिट प्रोसेस की अगर बेटा हम लोग बात करें, जस्ट अपोजिट, मान लो लाइट रे जो है वो डेंसर से रेयरर में जा रही है, डेंसर में स्पीड v1 है, रेयरर में v2 है, तो इस बार v2 इज लेस देन v1, सही है। सो वी कैन राइट साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, खैर हमें नहीं लिखना, हमें चाहिए v1 अपॉन v2। और अगर इस बार v1 उल्टा लिख दिया मैंने, सेम लिख दिया, सेम ही लिख दिया मैंने, तो अगर लाइट रे मान लो डेंसर से रेयरर जा रही है तो इस बार v2 बड़ा है। अगर v2 बड़ा है तो ये जो रेशियो होगा दैट विल बी लेस देन 1, ठीक। अगर रेशियो लेस देन 1 है तो साइन आई इज लेस देन साइन आर, सो वी कैन प्रूव दैट एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। और एंगल आई लेस देन एंगल आर का मतलब लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये सब चीजें क्लास 10th में आप पढ़ चुके हो कि जब रेयरर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, क्यों बेंड होगी वो हम लोगों ने देख लिया। अगर डेंसर से रेयरर जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्लियर है, ठीक। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और अगर खींचा जाए, किसी भी वेव के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉर एनी वेव स्पीड ऑफ वेव जो होता है v, क्या वो एफ लेमडा के बराबर होता है? स्पीड ऑफ एनी वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ ऑफ द वेव। ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, ठीक। v बराबर एफ लेमडा। अगर हम लोग स्नेल्स लॉ की बात करें, साइन आई बाई साइन आर विच इज इक्वल टू n2 बाई n1 विच इज इक्वल टू v1 बाई v2, और ये जो v1 है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। और किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड का फॉर्मूला क्या है भाई? लाइट भी एक तरीके का वेव है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। बोलो यार, एफ लेमडा 1 अपॉन एफ लेमडा 2। अब मैटर ये है कि सर फ्रीक्वेंसी को आपने सेम क्यों रखा है? फ्रीक्वेंसी सेम इसलिए रखा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है भाई। लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, लेकिन क्या सोर्स ऑफ लाइट चेंज हो गया? लाइट तो अभी भी सन वाली लाइट है, सन से लाइट आई थी, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, सोर्स तो चेंज नहीं हुआ ना, सोर्स के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स। जब तक सोर्स को नहीं छेड़ा जाएगा तब तक फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहता है। सो दैट इज इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। इसका मतलब साइन आई बाई साइन आर विच इज इक्वल टू n2 बाई n1 इज इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। लेमडा 1 क्या है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और लेमडा 2 क्या है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन सेकंड। इसका मतलब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, उसका वेवलेंथ चेंज होता है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी चेंज, चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। दोनों में फ्रीक्वेंसी चेंज होने का काम सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस में आपने थोड़ा मोड़ा पढ़ा है, वो है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ साउंड आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के लास्ट चैप्टर्स में होता है। डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट जो होगा वो भी आगे जब आएगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि लाइट में क्या है। कहने का मतलब जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस अगर कम हो जाए या बढ़ जाए, अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है,
अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। बस इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट। और वो भी एपेरेंट चेंज है, सच में फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही है। जैसे अगर मान लो आप किसी रेलवे क्रॉसिंग पे आप खड़े हो, वेट कर रहे हो कि वो खुले हम जाएं, तो इधर से अगर ट्रेन आ रही है तो ट्रेन का जो हॉर्न होता है, जब ट्रेन दूर होती है तो हॉर्न कम सुनाई पड़ता है, जैसे जैसे पास आता जाएगा आपको हॉर्न का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ता चला जाएगा। जस्ट एकदम सामने जब ट्रेन होगी उस समय मैक्सिमम साउंड आपको सुनाई पड़ेगा, और जब ट्रेन ऐसे जाने लगेगी तो बोलो अब फिर से साउंड कम होता जा रहा है। तो ये कौन सा इफेक्ट है, डॉपलर्स इफेक्ट है। हमको ऐसा फील हो रहा है कि उसकी जो साउंड है वो पहले बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम हुआ और फिर घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। लेकिन क्या ट्रेन का हॉर्न में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर आप वहीं ड्राइविंग सीट पे बैठे हो तो आपको तो उसी फ्रीक्वेंसी से साउंड सुनाई पड़ेगा हमेशा, चाहे गाड़ी इधर हो चाहे उधर हो। बात समझ में आया। तो ये डिपेंड करता है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच के रिलेटिव सेपरेशन के बीच में, रिलेटिव डिस्टेंस के बीच में, रिलेटिव मोशन के बीच में। आई बात समझ में। तो वो होता है डॉपलर्स इफेक्ट में। केवल एक डॉपलर्स इफेक्ट ही है जहां पर फ्रीक्वेंसी में कुछ एपरेंटली चेंज आएगा, अदरवाइज यहां कोई चेंज नहीं आता है। ठीक, तो स्नेल्स लॉ का कंप्लीट फॉर्म आपके सामने है। वी कैन राइट साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन second medium, wavelength of the light in first medium upon wavelength of the light in second medium is equal to constant. This law is known as Snell's law. यही आपका Snell's law। क्लियर है। इसकी बात हम लोगों ने इन डिटेल कर ली है। अब इसके आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट की रिवर्स होने का प्रिंसिपल देखो जरा क्या है भाई। मान लो ये एयर है और ये वाटर है। लाइट रे एयर से वाटर में जा रही है लाइक दिस, और यहां पर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कोई एक ऐसा नॉर्मल, ये नॉर्मल है यानी परपेंडिकुलर है। ये लाइट रे आई है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि वो रेयरर से डेंसर जा रही है सो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। करेक्ट है। अगर लाइट के रास्ते में कोई प्लेन मिरर आप रख दीजिए, लाइट के रास्ते में प्लेन मिरर अगर मैं रख दूं, वो भी ऐसा which is perpendicular to the path of light। लाइट ऐसे आ रही थी, ठीक, मैंने उसके रास्ते में एक प्लेन मिरर रख दिया। अब प्लेन मिरर पे अगर लाइट रे 90 डिग्री पर आ रही है यानी अलोंग नॉर्मल आ रही है, सो दिस लाइट रे विल बी जस्ट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सेम रे, और सेम रे से ऐसे आएगा और इसी डायरेक्शन में वो सेम वापस चला जाएगा। यानी जिस पाथ पर लाइट रे आया था सेम उसी पाथ पर लाइट रे बैक भी हो सकता है, अगर उसके रास्ते में उसको कहीं परपेंडिकुलरली मिरर मिल जाए तो। इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब इसको प्रूव भी आप कर सकते हो कि अगर मैं लिखूं मान लो इंसिडेंट लाइट रे के लिए, तो वो क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही थी, बोलो यार, साइन आई बाई साइन आर दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम कौन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इसको मैं लिख सकता हूं NW और लेफ्ट में A लिख सकते हैं। ये इंसिडेंट रे के लिए, और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके लिए अगर मैं लिखूं तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है इस बार, R। तो इट विल बिकम साइन R अपॉन साइन I इज इक्वल टू, इस बार सेकेंड मीडियम कौन है, एयर, और फर्स्ट कौन है, वाटर। तो राइट में कौन होगा, एयर, लेफ्ट में वाटर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो जरा चेक करिए, इट विल बिकम साइन आई बाई साइन आर
मल्टीप्लाइड बाई साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये सब कैंसिल हो जाएगा भाई, आएगा 1। सो 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर को 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। कुछ समझ में आया? 1n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1। आई बात समझ में? भाई अगर लिखा है, मान लो 1n2 लिखा है, तो 1n2 को क्या लिख सकते हैं? 1n2 को क्या लिख सकते हैं? n2 बाई n1। और अगर लिखा है 2n1 तो इसको क्या लिख सकते हैं? मतलब जो राइट में होता है वो ऊपर, जो लेफ्ट में होता है वो नीचे। ठीक, अब अगर बेटा इन दोनों को आप देखो तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है कि नहीं है? सो 1n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1। तो ये जो फार्मूला निकल करके आता है, ये फार्मूला हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है। कोई डाउट्स? कोई दिक्कत हो भाई बताओ, बढ़ा जाए आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लेटरल शिफ्ट। अगला कॉन्सेप्ट है लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट एंड नॉर्मल शिफ्ट की बात कर रहे हैं। इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो, अगर हम लोग एक ग्लास प्लेट कंसीडर करें इस तरीके का, एक ये नॉर्मल शो कर रहे हैं और एक ये नॉर्मल शो कर रहे हैं। ये ग्लास प्लेट है, इधर की तरफ बोलो एयर है, यहां पर ग्लास है और इधर फिर से एयर है। अगर किसी लाइट रे का बात किया जाए, लाइट रे ऐसे आ रही है, तो ये लाइट रे बोलो किस मीडियम से किस मीडियम में आ रही है? रेयर से डेंसर। इस लाइट रे को जाना था ऐसे, ये इसको जाना था, ये इसका अपना ओरिजिनल पाथ था, इस तरीके से इस लाइट रे को जाना था। ठीक, क्योंकि ये लाइट रे रेयर से डेंसर आई है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये लाइट रे हमने नॉर्मल की तरफ देखो बेंड करा दिया, क्लियर। और यहां पर अब जो लाइट रे है वो ग्लास से एयर में जा रहा है, दैट मींस डेंसर से रेयर में जा रहा है। जाना तो था इसको ऐसे, बट इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। उसका नॉर्मल ये है, तो इससे दूर जाएगा तो ये लाइट रे कुछ ऐसे चला जाएगा, लाइक दिस। क्या ये डायग्राम कुछ समझ में आया? ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यहां पर फिर से ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन कई बार मैंने बुक्स में देखा है इसको R2 लिख देते हैं, इसको I2 लिख देते हैं, सिमिलरिटी बनाने के चक्कर में खाली, बस नथिंग एल्स। अगर मैं इसको I2 R2 लिख दूंगा तो भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये फिलहाल रेयरर मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है, ये यहाँ पे डेंसर की तरह, और ये फिर से रेयरर मीडियम की तरह, करेक्ट है। ठीक, तो बेटा लाइट रे ऐसे आया और ऐसे निकल गया। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो हुआ क्या ओवरऑल प्रोसेस में। जिस लाइट रे को ऐसे जाना था वो लाइट रे ऐसे गया है, मतलब इंसिडेंट लाइट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट लाइट रे, बट इमर्जेंट लाइट रे जो है वो थोड़ा पीछे शिफ्ट हो गया। जाना तो ऐसे, जा रहा है ऐसे, है अभी भी पैरेलल, थोड़ा पीछे की तरफ खिसक गया है, और जितना ये पीछे शिफ्ट हो गया उसी को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। कितना शिफ्ट हो गया? ये जो डिस्टेंस है, ये इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट। सो लेट अस सपोज PQ ये इंसिडेंट रे है,
क्यू आर इज रिफ्रैक्टेड रे और आर एस कैसा रे है, इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। तो यहां पर हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे बट लेटरली शिफ्टेड, पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। वो जितना शिफ्ट हुआ है, ये डिस्टेंस, इसको मैं अगर x मान लूं तो हम लोग यही डिस्टेंस x निकालना चाहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। कुछ समझ में आई बात? क्लास 10th में भी आपने ये चीज पढ़ रखी है, बट वहां पर फार्मूला नहीं डिराइव किया था। 12th में हम लोग फार्मूला भी डिराइव करेंगे। क्लियर? सबसे पहली चीज ये प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये PQ और RS आखिर पैरेलल कैसे हैं। ठीक, तो सबसे पहले इंसिडेंट रे की बात करते हैं। फॉर इंसिडेंट रे यानी कि फॉर PQ, इंसिडेंट रे PQ के लिए स्नेल्स लॉ लगाओ बेटा। साइन I1 अपॉन साइन R1 बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। फॉर इमर्जेंट रे RS, इनके लिए लगाओ जरा, साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। करेक्ट है? ठीक, यहां पर आप ध्यान से चेक करो, एंगल R1 और I2, R1 और I2 आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेट एंगल। बोलो यार, R1 और I2 आपस में क्या है, इक्वल है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूं, ये इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2, तो जरा चेक करिए क्या बनेगा। इट विल बी साइन I1 अपॉन साइन R1 इंटू साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू 1 भाई NG अपॉन NA अपॉन NG, सब कट जाएगा। ठीक, और यहां पर दो एंगल्स आपस में बराबर हैं, R1 और I2। R1 I2 अगर बराबर है तो ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, साइन I1 अपॉन साइन R2 बराबर 1। इसका मतलब साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2, सो I1 एंगल इज इक्वल टू R2 एंगल। कुछ समझ में आई बात? अगर I1 और R2 आपस में एंगल बराबर है, ये वाला और ये वाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है। ठीक, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस आपस में बराबर है तो चेक करो, दीज आर ऑल्टरनेट, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि PQ एंड RS आर पैरेलल टू ईच अदर। PQ और RS आपस में पैरेलल प्रूव हो गया। क्लियर है? बोलो यार। तो ये सबसे पहली चीज आपकी प्रूव हो गई कि PQ और RS आपस में पैरेलल है। इसका मतलब सिंपल सी बात क्या है, इमर्जेंट रे इज parallel to incident ray but laterally shifted। इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल है लेकिन लेटरली शिफ्टेड है, कुछ लेटरल शिफ्ट हो गया है। वही लेटरल शिफ्ट की वैल्यू हम लोग को निकालनी है कि आखिर ये x कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक, अब यहां पर क्या क्या हमें पता है पहले से उसकी बात कर लेते हैं। हमको ये जो ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब का थिकनेस पता है। वी नो थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब, बस यही इतना हमें पता है। एंगल I1 ज्यादा हम नाप सकते हैं, बाहर का एंगल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता होगा ग्लास का, एयर का, दैट्स इट। इतनी चीजें हमको पता है।
इन्हीं के टर्म्स में हमको ये x की वैल्यू को निकालना है। अब जरा ध्यान से देखो, पी क्यू आर एस, इस पॉइंट को मैं T लिख दे रहा हूं, ठीक। ट्रायंगल क्यू आर टी, ट्रायंगल क्यू आर टी में ये वाला एंगल बेटा कितना होगा, कितना है ये, क्या ये I1 माइनस R1? भाई ये पूरा I1 था तो ये पूरा I1 होगा, उसमें से ये R1 है तो ये बचा कितना हुआ, I1 माइनस R1, ठीक। अगर ये I1 माइनस R1 है तो ट्रायंगल क्यू आर टी में अगर मैं साइन थीटा लगा दूं, यानी कि इन ट्रायंगल क्यू आर टी इफ वी अप्लाई साइन I1 माइनस R1, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर कौन है इसके लिए, x, और हाइपोटेनस कौन है, QR, तो क्या ये x अपॉन QR होगा, बोलो यार, क्या निकालना है हमको, x, तो यहां से मैं x निकाल सकता हूं और वो x निकल करके आएगा QR साइन I1 माइनस R1। अब सोचो अगर QR मिल जाए तो हमारा काम हो गया। लेट अस सपोज ये इक्वेशन हमारा 3 है, सिर्फ अब क्या बचा, क्या निकालना है, QR, और QR किसके टर्म्स में निकालना है, T के टर्म्स में। कैसे T के टर्म्स में आप निकालोगे, देखो जरा, अगर हम लोग इस नॉर्मल को ऐसे खींच दें यहां तक, तो ये भी एक ट्रायंगल हो गया, इसको लिख देते हैं PQRSTU, ठीक। सो ट्रायंगल QUR में ये एंगल कितना है, 90, दिख रहा है सबको। सो इन ट्रायंगल QUR, जरा इस वाले में बताओ, अगर मुझे ये हाइपोटेनस निकालना और मुझे ये पता है तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या लगाएं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा लगाएं। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर तो ये होगा ना भाई, हमको तो ये पता है, क्या लगाया जाए, कॉस R1, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन, इस R1 के लिए बेस कौन है, ये, यही क्या है, T, सो बेस हो गया T, और हाइपोटेनस क्या है, QR, तो बेटा क्या QR मिल गया, कितना मिला, T अपॉन कॉस R1, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, देख लो यार कुछ कठिन नहीं है, पहले इधर वाले ट्रायंगल से हमने साइन थीटा लगाया, अब हमें QR नहीं पता था तो हमने इधर एक ट्रायंगल बना के उसमें हमने कॉस लगाया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। और फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए, QR की वो वैल्यू उठा के रख दो, बस x आ गया। सो x इज इक्वल टू T अपॉन कॉस R1 साइन I1 माइनस R1। कुछ बात समझ में आई, बोलो यार, दिस इज फार्मूला ऑफ लेटरल शिफ्ट। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, T अपॉन कॉस R1 साइन I1 माइनस R1, ये लेटरल शिफ्ट हुआ, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखो, नोन क्वांटिटीज हमारे पास क्या क्या है, हमें क्या क्या पता था, T पता था और I1 पता था, ज्यादा से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता था, बस। देखो I1 एंगल बाहर का है, ये जो लाइट रे है, अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूंगा तो भाई मैं एक लेजर लाइट खरीद लाऊंगा, 50-60 रुपए की आती है लेजर लाइट, आप ऐसे उस ग्लास स्लैब के ऊपर मारोगे तो वो तो बाहर से हमने लाइट दिया ना, उसका एंगल तो हम नाप ही लेंगे नॉर्मल से, वो हम नाप सकते हैं। लेकिन ग्लास के अंदर का एंगल, ये जो R1 है, क्या इसको आप नाप सकते हो, उसके लिए तो ग्लास के अंदर घुसना पड़ेगा, वो इम्पॉसिबल है। मतलब R1 एंगल हम मेजर नहीं कर सकते, वो हमें पता नहीं, और करेंगे भी तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक। I1 को हम नाप सकते हैं, R1 हमको नहीं पता है, क्लियर। तो हमने जो फार्मूला डिराइव किया वो फार्मूला हमने R1 के टर्म्स में डिराइव कर दिया, जो हमें खुद नहीं पता है।
तो इसका मतलब इस R1 को हमें कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, I1 में। और R1 को I1 में कन्वर्ट करने का एकमात्र तरीका यह है, साइन I1 बाई साइन R1 बराबर दिस। तो यहां से साइन R1 मिल जाएगा, बोलो यार, वो वैल्यू हम वहां यूज कर लें। क्लियर है? तो देखिए जरा, इसी को बस थोड़ा सा और खींच रहे हैं। x की जो वैल्यू निकल करके आई थी दैट वाज t अपॉन cos R1 साइन I1 माइनस R1। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। चलो, दिस इज, लेट अस सपोज, इक्वेशन नंबर 5। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी रिफ्रैक्शन से क्या हमको मिलता है, साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। ठीक, तो इसका मतलब ये सिंपल Ng के बराबर हो जाएगा। क्या यहां से साइन R1 को निकाला जा सकता है बेटा? कितना आएगा, साइन I1 बाई Ng। करेक्ट। इसको अभी जब मैं एक्सपेंड करूंगा, या सिंपल यही देख लो, cos R1 भी तो है, cos R1 भी तो हमें निकालना है। अगर साइन R1 पता है तो क्या cos R1 निकाला जा सकता है? कैसे? ये कौन सा फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो यहां पर मैं लिखूंगा अंडर रूट 1 माइनस इसका होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर I1 अपॉन Ng स्क्वायर। सही है? Let us suppose that is cos R1 and this is equation number 7। भाई sin R1 की वैल्यू मिल गई, cos R1 भी मिल गया। अब ये सब उठा के बस मैं यहां रखने वाला हूं। That means from equation 5, 6 and 7, 3 इक्वेशंस का मैं यूज कर रहा हूं, 5, 6 और 7। x की जो वैल्यू है दैट इज t बाई कॉस R1 टाइम्स साइन I1 कॉस R1 माइनस कॉस I1 साइन R1। चेक करिए, साइन A माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला बेटा हमने एक्सपेंड किया है। जरा ध्यान से देखिएगा, कॉस R1 अंदर ले जाओ। जैसे ही कॉस R1 अंदर जाएगा, पहला टर्म केवल ये बचेगा, दूसरा टर्म कॉस I1 टाइम्स साइन R1 बटे कॉस R1। बोलो सही है? कोई डाउट? 10 बनाने से फायदा नहीं, क्योंकि हमने साइन R1 कॉस R1 अलग अलग निकाला है। अगर हमने इसको डिवाइड करके 10 निकाला होता तो हम 10 बना देते। ठीक है ना? कोई बहुत बड़ा मतलब कोई फायदा नहीं हो जाएगा उससे, इसलिए मैं 10 नहीं लिख रहा। सो x इज इक्वल टू टी टाइम्स साइन I1 हमको पता ही है, कॉस I1 से भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें I1 एंगल पता है। हमको प्रॉब्लम सिर्फ किससे था, R से, तो R को हम I के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। साइन R1 की जगह क्या लिखोगे बेटा, साइन I1 बटे, पक्की बात है। और कॉस R1 की जगह क्या लिखोगे, एलसीएम लो जरा, Ng स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई, अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो केवल Ng बाहर आएगा, वो Ng से ऊपर वाला Ng। तो ओवरऑल फॉर्मूला देखिए बड़ा प्यारा सा आया, टी साइन I1 माइनस कॉस I1 अपॉन अंडर रूट Ng स्क्वायर
माइनस साइन स्क्वायर I1। ये फॉर्मूला है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। देखो इसमें कठिन कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेटिव फालतू में ज्यादा है। ठीक है, देखो यहां पे सिंपल हमने ये प्रूफ किया था इंसिडेंट लाइट रे और इमरजेंट आपस में पैरेलल है। ये एक आसान सा काम था, इसमें कोई बहुत कठिन चीज नहीं थी। इसके बाद हमको ये वैल्यू निकालना था, यहां तक भी इजी था। बोलो ये यहां तक समझ में आया कि नहीं आया आपको? इसके बाद बेटा सिर्फ प्रॉब्लम हमको किस एंगल से थी? R1 से। हमको R1 नहीं पता, तो हमने R1 की वैल्यू यहां से निकाली। साइन R1 की वैल्यू क्या आएगी? सोचो, साइन I1 बटे NG, Na1 होता है। ठीक, तो जब साइन R1 हमें पता है, उसका यूज करके हम लोग कॉस R1 निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हल्की से हमने यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वही हमने यूज किया, इसकी जगह इसकी वैल्यू को रख दिया। ठीक, तो ये साइन R1 की वैल्यू आ गई और ये कॉस R1 की वैल्यू आ गई। अब ये इसको सिर्फ एक्सपेंड किया, साइन A माइनस बी, तो साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी, उसको यहाँ पे एक्सपेंड करके बस वैल्यू उसको रख दिया, जो कैंसिल हुआ वो काट दिया। ये फॉर्मूला लेटरल डिस्प्लेसमेंट का निकल कर आया। इस पर बेस्ड कोई आपसे न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है। ठीक, इसलिए इसको बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट भी होता है उसकी बात करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे चैप्टर। ठीक,